नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये टॉपिक हमारे 10th क्लास का है, 10th क्लास मैथमेटिक्स, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम जो है जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास में, ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। ये क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, by का कोफिशिएंट है और c कोई कांस्टेंट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब एक जोड़ा है, लीनियर इक्वेशन का जोड़ा है दो वेरिएबल का, ठीक है। तो हमारे पास में पेयर ऑफ इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस में c1 प्लस में बराबर 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 क्या है, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। ये हमारे पास में पेयर है। पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। दो इक्वेशन है और इक्वेशन हमारे पास में एक एग्जांपल है, x प्लस में 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस में 3y इक्वल टू 12। ये हमारे पास में एक जोड़े हैं किसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, ठीक है। इसमें टू वेरिएबल्स जैसे हमारे पास में इस टॉपिक से पता चल रहा है, पेयर एक जोड़ा होगा इक्वेशन का, किसका, इक्वेशन का। लीनियर क्या होता है, लीनियर ये होता है जिसमें केवल पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री एक हो। क्या हो, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री एक हो। डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री। तो इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो हम इसलिए इसको क्या कहते हैं, 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल कहते हैं। 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, लीनियर। इक्वेशन मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब होता है बराबर में 0 हो जाए। ऐसा जो है पॉलिनोमियल जिसके बराबर में अगर 0 होगा तो इक्वेशन हो जाएगा। टू वेरिएबल मतलब x और y, ठीक है। इन दो समीकरण से जो है हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे हमें जो है ग्राफिकली इसको कैसे हल करना है, ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, और इसका एक्स वाई का मान ग्राफिकली कैसे निकालना है, और वैसे भी कई सारे मेथड से हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमें x प्लस में 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ बनाना है, x प्लस में 3y इक्वल टू 6 का हमें ग्राफ बनाना है अगर मान लो, तो हम ग्राफ इस तरह से जो है टेबल पहले बना लेंगे। टेबल में टेबल इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो है कोऑर्डिनेट्स की हमें आवश्यकता होगी। इसका ये बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी, तो इसलिए हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और सबसे सरल तरीके से जो है हम आपको बताएंगे कि इसका ग्राफ कैसे बना लेंगे। केवल 2 पॉइंट्स हम निकालेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स केवल हम निकालेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि इसका ग्राफ जो है कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पर x लिख देते हैं, दूसरे पर हम y लिख देते हैं। x बराबर में 0 रख देंगे। अगर x बराबर 0 इसमें रखते हैं तो यहाँ पर 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, x इक्वल टू अगर मान लो यहाँ पर 0 रहता है, 0 प्लस में 3y इक्वल टू 6, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 6, y इक्वल टू हमारे पास में 6 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। अच्छा, इस बार जो है हम y इक्वल टू 0 रखें, y इक्वल टू 0 रख दिया। y इक्वल टू 0 रखने पे क्या हो जाएगा, x प्लस में 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, 0 2, पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0 2 और दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 6 0। इन दो कोऑर्डिनेट से हम ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए जो है हम कैसे ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हमें सबसे पहले दो कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। ये टेबल आपने बना लिया होगा, तो हमें कोऑर्डिनेट्स जो है हमने खींच लिया है 0 2 और ये 6 0। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स खींचेंगे। ये x एक्सिस हो गया और ये क्या है, y एक्सिस। ग्राफ की आवश्यकता होती है, ग्राफ पेपर हमारे पास नहीं है तो ऐसे प्लेन पेपर पे ही हम काम चला लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 0 0, इसको बोलते हैं ओरिजिन। इधर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इधर 3 होगा, इसके बाद में 4 होगा, इसके बाद में 5 होगा, इसके बाद में 6 होगा, इसके बाद में 7 होगा। इसके बाद में जैसे ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसके बाद में 3 हो जाएगा, इसके बाद में 4 हो जाएगा, 5 होगा और ये 6 होगा, ठीक है। और इधर जो है 0 0 के एक्स एक्सिस पे राइट साइड में जब हम जाएंगे तो इसमें प्लस रहता है, लेफ्ट साइड में अगर जाते हैं हम तो माइनस होता है। -1 हो गया, -2 हो गया,
-3 हो गया, -4 हो गया। ऐसे जो है 0 0 के ऊपर अगर y एक्सिस पे जाएंगे तो ये प्लस होता है, नीचे जाएंगे तो माइनस होता है। -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में हमने x और y एक्सिस को लिख दिया। अब इस पे कोऑर्डिनेट्स हम जो है 9th क्लास में सीखते हैं, उससे जो हम कर लेंगे कोऑर्डिनेट्स को कैसे इसमें दर्शाना है। 0,2 0,2 हमारे पास यहाँ पे होगा 0,2 0,2। ठीक है, दो इसमें y एक्सिस पे 2, ठीक है, और x एक्सिस का 0। दूसरा क्या है 6,0 6,0 हमारे पास यहाँ पे होगा 6,0। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से हम लाइन खींच सकते हैं। यहाँ पे जो है स्केल से हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट को मिला दिया, इधर थोड़ा सा खींच दिया, तो ये हमारे पास में कोई लाइन हो गई। ठीक है, हमारे पास में ये लाइन हो गई है। इस लाइन को ये जो हमारा समीकरण था उस समीकरण से हमने क्या बना लिया है, एक ग्राफ खींच लिया है। वो जो समीकरण का नाम इस पर समीकरण लिख देंगे। हमारे पास क्या है, x प्लस में 3y इक्वल टू 6। ठीक है, इस पर लिख देंगे तो एक लाइन बन गई। ये हमने जो है इस समीकरण का एक ग्राफ खींच लिया, x प्लस में 3y इक्वल टू 6। ऐसे ही हम जो है जितने भी समीकरण होंगे पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, उसके ग्राफ हम खींच सकते हैं। ऐसे ही जैसे मान लो एक लाइन का हमने ग्राफ इस पे खींच लिया, दूसरी लाइन का भी हम ग्राफ इस पे एक ही ग्राफ पे हम खींच सकते हैं। दूसरा लाइन हमारे पास में 2x माइनस 3y है। क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। इसमें भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, x इक्वल टू और y इक्वल टू, x इक्वल टू पहले 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, y इक्वल टू 12 हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन में -3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, -4 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू -4 आ गया जब हम x इक्वल टू 0 रखे। अब y इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू हमने 0 रख दिया है तो 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 12, x इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 6 जा जो है 12। तो यहाँ पर 6 आ गया हमारे पास में, पॉइंट्स आ गए हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आ गए हैं 0,6 और दूसरा पॉइंट्स आ गया है हमारे 0,-4 आ गया है। दूसरा पॉइंट हमारा 6,0 आ गया है। दूसरे समीकरण का हमने लिख दिया है 0,-4 और 6,0। ये ग्राफ है हमारे पास में, और यहाँ से 6,0 यहाँ पे आएगा हमारा, 6,0 कहाँ पे आएगा, ये आएगा 0,-4 यहाँ पे आएगा, 0,-4 यहाँ पे आएगा। इससे हम जो है स्केल से हम इसको खींच सकते हैं। ये लाइन बन गई है और ये लाइन जो है यहाँ से गुजरी है। यहाँ पे दोनों जो लाइन है हमारे पास में x प्लस में 3y इक्वल टू 6, दूसरा ये लाइन हो जाएगी 2x माइनस में 3y इक्वल टू 12 हो जाएगी। दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट मिल गया है 6,0, कॉमन कोऑर्डिनेट्स मिल गया है जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं एक दूसरे को। एक ये लाइन हो गई, दूसरी ये लाइन हो गई, दोनों लाइनें एक जो है 6,0 कोऑर्डिनेट्स पे इसको काट रही हैं। तो इसलिए ये दोनों लाइनें क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारी इक्वेशन का, अलग अलग इक्वेशन का अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें 3 प्रकार की लाइनें प्राप्त होती हैं। 3 प्रकार की लाइनों में पहला जो है हमने इंटरसेक्टिंग लाइन सीख लिया है, दूसरा हमें जो है पैरेलल लाइन प्राप्त होगी, इसके बाद तीसरा कोइंसिडेंस लाइन प्राप्त होगी, पैरेलल और कोइंसिडेंट, और इसके बाद में क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन। 3 हम ग्राफ खींच सकते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी लाइन हमें प्राप्त होगी। अच्छा, इसके बाद में अगर हम इसका कोएफिशिएंट का ही कंपैरिजन करके अगर हम ग्राफ न खींचे तो हम पता कर सकते हैं एक रिलेशन के माध्यम से कि इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा या फिर पैरेलल लाइन बनेगा या फिर जो है कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, उसका एक जो है हम रिलेशन लिख देते हैं, उस रिलेशन को आप लोग याद कर लेना और आपको पता चल जाएगा कि बिना ग्राफ खींचे हुए हमारे पास में क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, पैरेलल लाइन आएगा या फिर कोइंसिडेंस लाइन आएगा। आप लोगों ने ग्राफ खींचना बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, वो भी 2 पॉइंट से केवल सीख लिया होगा।
जिसमें हम x इक्वल टू पहले 0 मानेंगे, y का मान निकालेंगे, y इक्वल टू 0 मानेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास में हमने अभी क्या बताया, बिना ग्राफ खींचे हुए हमें बताना है इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंस लाइन है। तो इसका हम रेशियो जैसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसी से हमें पता चल जाएगा। हम क्या लिखेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 ये जो है इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन है हमारे पास में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, अगर ये कंडीशन है, यहाँ A1 क्या है, x का कोफिशिएंट है, पहले समीकरण का x का कोफिशिएंट A1 है, और B1 क्या है, y का जो है कोफिशिएंट है, C1 क्या है, वैसे ही कोई कांस्टेंट है। इसमें दूसरा समीकरण हमारे पास में A2x प्लस B2y प्लस में C2 है। तो A2 क्या है, x का दूसरे समीकरण के x का कोफिशिएंट है, ऐसे ही B2 जो है y का कोफिशिएंट है, C2 कोई कांस्टेंट है। इसको इस रेशियो को A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इसको हम कंपेयर करेंगे। इसके बाद में हम जो है इसमें कंडीशन लिख देते हैं। ये कंडीशन कौन सी है हमारे पास में, कोइंसिडेंस लाइन की है, कोइंसिडेंट। अगर ये कंडीशन हमारा फॉलो करता है तो क्या बनेगा, ये कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। अगर हमारे पास दूसरी एक कंडीशन पहली हो गई, दूसरी हमारे पास में कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो हमारे पास में पैरेलल लाइन होंगी, क्या होगी, पैरेलल लाइन बन जाएगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमारे पास में क्या है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर आ रहा है तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बिना ग्राफ खींचे हुए हम बता सकते हैं कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी, पैरेलल बनेगी, या फिर कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। ठीक है, अच्छा हम इस पे जो है बेस्ड एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा बिना ग्राफ खींचे हुए हम कैसे जो है बता सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी या पैरेलल लाइन बनेगी, कौन सी लाइन बनेगी। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है x प्लस में 3y इक्वल टू 6 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं A1 क्या है, A1 पहला समीकरण x प्लस में 3y इक्वल टू 6 है। पहले समीकरण का x का कोफिशिएंट क्या होगा, A1, तो A1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और B1 इक्वल टू हो जाएगा 3, और C1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में, मान लो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, C1 इक्वल टू -6 हो जाएगा। और इसी के बाद में A2 हम दूसरे समीकरण का x का कोफिशिएंट देखते हैं, तो A2 बराबर हो जाएगा 2, और B2 बराबर हो जाएगा -3, और C2 बराबर हो जाएगा -12। ठीक है, अब इसका रेशियो हम निकाल लेते हैं, A1/A2 कितना आएगा देख लेते हैं, A1/A2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, B1/B2 कितना हो जाएगा 3/3, तो 3 बन जाए 3 ये आ जाएगा -1। यहाँ पर हम देख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू 1/2 आ रहा है, B1/B2 इक्वल टू -1 आ रहा है, तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा। ये कंडीशन हमारे पास में, इसमें इन तीनों कंडीशन में से हम देख लेंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 कौन सी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इससे हम बिना ग्राफ खींचे हुए हम पता कर सकते हैं ये कौन सी लाइन बनेगी, इससे इन दो समीकरण से कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। इससे पहले जो है हमने इन दो इक्वेशन का हमने ये ग्राफ खींच के भी बताया है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा था। इंटरसेक्टिंग लाइन कहाँ पे कट हो रहा था, 60 पे, कहाँ पे 60 पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं बिना ग्राफ खींचे हुए लाइन इंटरसेक्टिंग बन रही है, पैरेलल बन रही है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन बन रही है। दूसरा हमारे पास में क्या है, दूसरा अब इन्हीं कंडीशन से हम पता करेंगे कि क्या होगा, कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है,
और इसके बाद में सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन कितना नहीं होगा इसमें, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो कोइंसिडेंट लाइन में हमें सॉल्यूशन मिलता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास में कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2 है, कोइंसिडेंट लाइन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। दूसरी कंडीशन हमारे पास में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 पैरेलल लाइन की कंडीशन है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देंगे। क्या है, नो सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, फिर भी जो है हम इससे रेशियो से पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन निकलेगा, कौन सा सॉल्यूशन किस इक्वेशन का, किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, इसलिए क्या है, कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं निकलेगा। तीसरी कंडीशन है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये अगर कंडीशन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्यों एक ही जगह पर कट करता है, दोनों लाइनें एक ही जगह पर कट करेगी, तो इसलिए वही पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन का कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी टेबल से हम पता कर सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जब ये वाली कंडीशन होगी पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन में नो सॉल्यूशन आएगा, पहला लाइन जब होगा नो सॉल्यूशन आएगा, तीसरी में हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन जब होगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट हम पता करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है असंगत। जब हमारे पास पैरेलल लाइन होगा, नो सॉल्यूशन होगा तो असंगत होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। अदरवाइज यहाँ पर हम लिख देते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या फिर जो है असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है, और दो कंडीशन में, एक कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या फिर संगत होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट या फिर संगत। और इसमें भी कंसिस्टेंट या फिर संगत होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरह से हम जो है ये कंडीशन, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तीनों पॉइंट से हम जो है बिना ग्राफ खींचे हुए, बिना सॉल्यूशन निकाले हुए हम बता सकते हैं कि इसमें जो है इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा या फिर हमारे पास में कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। उसी से हम बता सकते हैं इसमें सॉल्यूशन होगा, इसमें कितना सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन होगा पैरेलल लाइन। ठीक है, अब जो है हम कुछ मेथड सीखते हैं, उस मेथड से हम पता करेंगे। जो है तीन मेथड हमारे इसमें दिए गए हैं और एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए, एक्स वाई की मान निकालने के लिए हमें तीन मेथड सीखेंगे। नंबर पहला जो मेथड है हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है हम सीखेंगे। नंबर दूसरा हम मेथड सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तीसरा मेथड हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक एक जो है हम मेथड सीख लेते हैं। जैसे हमारे पास में इंटरसेक्टिंग मेथड है, इंटरसेक्टिंग नहीं, अभी जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे हम जो है 11 प्लेयर की अगर टीम है हमारे पास में, अगर एक चोटिल हो जाता है
तो एक छोटी वाले को हम बाहर निकाल देते हैं, उसकी जगह पर दूसरे वाले को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें जो है x का मान हम निकाल करके y के टर्म में x की जगह पर दूसरे समीकरण में उसको रख देंगे और y का मान हम निकाल लेंगे। जैसे हम जो है एक समीकरण हम लेते हैं, उसी से हम जो है इसको हल करना सीखते हैं। हमारे पास में समीकरण यही है, x प्लस में 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा, x प्लस में 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। और जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ले लेंगे 6 माइनस 3y। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारे पास में 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। ठीक है, पहला समीकरण हमारे पास में क्या है, x प्लस में 3y इक्वल टू 6 है। दूसरा समीकरण हमारे पास में 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। पहले समीकरण से हमने x इक्वल टू 6 माइनस 3y कर लिया है, 3y को इधर पक्षांतर कर लिया है। दूसरे समीकरण में x का मान यहाँ से हम रख देंगे, तो इसमें 2x माइनस 3y है, 2x की जगह हम 6 माइनस 3y रखेंगे और माइनस में 3y रखेंगे बराबर में 0। ठीक है, x को हमने केवल चेंज किया किससे, 6 माइनस 3y से। इसको हल कर लेंगे हम, 2 इसको ब्रैकेट खोलेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 12 माइनस में 6y हो जाएगा, माइनस में 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ से 12 माइनस में 6 9y हो जाएगा इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर लाएंगे हम 12 माइनस 12 हो जाएगा, बराबर में हमारे पास में क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 9y और y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 0, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x का मान x का हम मान निकालते हैं, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, 6 माइनस 3y है। तो x इक्वल टू क्या है हमारे पास में 6 माइनस 3y, तो इसलिए अब तो 6 माइनस 3 इंटू जो है 0 हो जाएगा y का मान। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, x इक्वल टू 6। इस तरह से हमने सीख लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद में हम जो है एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। क्या, एलिमिनेशन मेथड से हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं x और y का। एलिमिनेशन मेथड हमारे पास में सेकंड मेथड क्या है हमारे पास में, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास में वही समीकरण है, x प्लस में 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है हमारे पास में। ठीक है, इन दो समीकरणों को हमें एलिमिनेशन मेथड से सीखना है। सॉल्यूशन x और y का क्या होगा, सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। इसमें सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे, x का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में हम जो है y के टर्म में उसको रख देते थे और y का मान निकाल करके फिर लास्ट में x का मान निकाल लेते थे। ठीक है, दूसरे जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे, एलिमिनेट का मतलब एक चीज़ को हम गायब कर देंगे, x को गायब कर देंगे या फिर y को गायब कर देंगे। कैसे करेंगे, इन दो समीकरणों को या फिर जोड़ेंगे या फिर घटा देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे या फिर घटा देंगे। जोड़ने घटाने पे क्या होगा, इन x और y का मान जो है कट जाएगा, निकल जाएगा। एक्स वाई जो है, x या फिर y दोनों में से एक जो है गायब हो जाएगा। तो हम इस समीकरण को दोनों जोड़ते हैं। क्या है, जोड़ते हैं, तो जोड़ने में क्या मिलेगा, x प्लस में 2x प्लस में 3y और यहाँ पे क्या है माइनस 3y इक्वल टू 6 प्लस में 12। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ पे 3y प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा। और ये 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18। x बराबर हो जाएगा 18 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 6 18। x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 6। y का मान हम निकाल लेते हैं, इस समीकरण में x का मान हम रख देते हैं। इस समीकरण में हम रखेंगे तो x प्लस में क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हम 6 रखेंगे प्लस में 3y इक्वल टू 6
तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू हो जाएगा 0/3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर हमने क्या मेथड फॉलो किया है, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ देखो हमने जोड़ करके इन दो समीकरणों को, इन दो इक्वेशंस को हमने जोड़ दिया है। जोड़ने पे क्या हो गया, y से 3y y से कैंसिल हो गया है, मतलब यहाँ से y एलिमिनेट हो गया है। तो हम x को जोड़ लिए हैं, 3x हो गया, 3x इक्वल टू 18 हो गया, x इक्वल टू 6 आ गया है। ऐसे ही हम जो है एलिमिनेशन मेथड में x या फिर y को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेशन के बाद में एक हमारा x या फिर y बचता है, उससे x या फिर y का मान निकाल करके फिर से दूसरे वेरिएबल का मान हम निकाल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर x का मान पहले निकाला, इसके बाद में क्या है y का मान, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6। इससे हमें पता चल गया सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, दोनों तीनों मेथड में क्या है से जो वैल्यू होगी एक्स वाई की वो सेम आएगी। मेथड हमारा केवल अलग अलग होगा लेकिन वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो उसको कैसे हम करते हैं इसको थोड़ा सा हम और ध्यान देंगे। समीकरण हम लिख देंगे x प्लस में 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम जो है इस तरह से लिखते हैं, x यहाँ लिख देते हैं, y यहाँ लिख देते हैं, 1 यहाँ लिख देते हैं। अपॉन में ये अपॉन हो गया, ये बराबर में बीच में बराबर लगा देते हैं। x के नीचे जब हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, x वाला ढक लेंगे, x वाला हमने ढक लिया। तो y का कोफिशिएंट क्या है, पहले समीकरण में 3 है, दूसरे समीकरण में -3 यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद में ये वाला लिखेंगे -6 और -12 लिखेंगे। जब y के नीचे लिखना होगा तो y वाला हम ढक लेंगे, y वाला ढकने के बाद में ये जो है -6 आ गया, इसके बाद में -12 आ गया है। फिर इसके बाद में इधर वाला हम लिखेंगे 1 और 2 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट में जब 1 के नीचे लिखेंगे तो ये कांस्टेंट वाला टर्म हम ढक लेंगे। इसमें क्या बच रहा है, 1 2 बच रहा है और 3 -3 बच रहा है। ठीक है, इस तरह से हम जो है इसको पहले लिखेंगे, लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दो सभी में ये हो जाएगा हमारे पास में x अपॉन में 12 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 3 हो जाएगा -36, माइनस लगाएंगे 12 36, माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, छात्रिक 18 हो जाएगा, प्लस 18। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस, छात्रिक 18, -36 माइनस प्लस 18 इक्वल टू y अपॉन में 6 दूनी 12 -12 माइनस, फिर इसके बाद में 12 बन जा 12 -12। ठीक है, इसके बाद में 1 अपॉन में 3 बन जाए 3 -3, माइनस लगाएंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिख देंगे यहाँ पे x अपॉन में -36 -18 कितना हो जाएगा, -36 -18 54 हो जाएगा, कितना 54 -54 18 8 14 और 3 1 4 5 इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन में यहाँ पे प्लस -12 और प्लस में 12 क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू जो 1 अपॉन में -9 हो जाएगा, कितना 1 अपॉन में -9 हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, x अपॉन में -54 इक्वल टू 1 अपॉन में -9 रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कैंची गुणा इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कैंची गुणा नहीं भी करते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं, x इक्वल टू ये इधर भाग है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, -54 अपॉन में -9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 कम 9 9 6 54। तो x इक्वल टू क्या आ गया है हमारे पास में 6 आ गया है, x इक्वल टू 6 आ गया है। अब y का टर्म हमारे पास में क्या है, y इक्वल टू हम रखेंगे y अपॉन में 0 इक्वल टू 1 अपॉन में -9। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू ये 1 अपॉन में -9 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 0। ठीक है, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने क्या सीख लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको यही ध्यान रखना है, जब यहाँ पे लिखना है ये चीज़, x के नीचे में क्या लिखना है, y के नीचे में क्या लिखना है, और 1 के नीचे में क्या लिखना है। इसके बाद में लास्ट वाला स्टेप हमें याद रखना है। इसको कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पर जो है x वाले टर्म के बराबर में 1 वाला टर्म हम रखेंगे, y वाले टर्म के बराबर में फिर से 1 वाला टर्म रखेंगे। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, गलती नहीं होगी, हम जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, x अपान में x जब हम लिखेंगे तो x वाला टर्म हम ढक लेंगे, y वाले टर्म से हम शुरुआत करेंगे। हमने +3 -3 लिखा है इसके बाद में -6 और -12 लिखना है। जब y वाला टर्म हम लिखेंगे तो y वाला ढक लेंगे, y के नीचे हम लिखेंगे तो y वाला टर्म ढक लेंगे, फिर 1 के नीचे लिखेंगे तो ये कांस्टेंट वाला टर्म ढक लेंगे, इधर से हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमें ध्यान रखना है 12 इससे इसको पहले गुणा करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर इससे इसको गुणा करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है x और y का मान निकाल लिया है। तीनों मेथड हमने सीख लिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब